है वैसे ही जैसे होता है, नॉर्मल से ही तो होता है। मन तो करता है वैसे ही, रोशन भैया भी करता है। चले शुरू करें। वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? वर्ब क्रिया। हिंदी में इन्हें हम कहते हैं क्रिया। इसका डेफिनेशन हम लोगों ने देख रखा है। क्रिया क्या है? वे सारे शब्द जो किसी एक्शन या स्टेट ऑफ एनी एक्शन को बताते हैं। ठीक है, एक्शन डिनोटिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन तो बहुत इजी सा ही है, इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी है सारे। verbs that are used to denote any action, feeling और स्टेट ऑफ एनी एक्शन, ये सारे वर्ब होते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं उनके वर्ब के, कौन कौन से वर्ब होते हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स की। ठीक है, सबसे पहली बात टाइप्स में हमें ये देखना ज़रूरी है कि हम टाइप्स ऑफ वर्ब की बात कर रहे हैं ना। तो वर्ब को बेसिकली हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, दोनों में मेन क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं ये मेन वर्ब को असिस्ट करते हैं, असिस्टेंट की तरह काम करते हैं किसी भी सेंटेंस में किसी भी एक्शन के समय को बताने के लिए और वो कितना कंप्लीट हुआ है उसको भी बताने के लिए, कि वो चल रहा है या हो चुका है या होने वाला है, इस तरीके से, और किस समय पे हुआ, ये दोनों बताने के लिए इन हेल्पिंग वर्ब्स का हम लोग यूज करते हैं, जो इसके टाइम और मूड दोनों को बताता है। ठीक है, और मेन वर्ब जो होता है जो मेन एक्शन को बताता है। मेन वर्ब फिर से दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को ही हम हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया, ये है सकर्मक क्रिया, और इनट्रांजिटिव को कहते हैं अकर्मक। अब ये सकर्मक और अकर्मक क्या होते हैं बताओ जरा? जिसमें हाँ एग्जैक्टली ठीक है, जिसमें आंसर मिलता है। तो आंसर में मिलता क्या है हमको? ऑब्जेक्ट। आंसर में क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट। तो जिसमें कर्म होता है, कर्म के साथ है, इसलिए सकर्मक, यानी कि इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। मतलब ऐसे वर्ब जो अपने साथ किसी ऑब्जेक्ट को लेकर चलते हैं खुद को कंप्लीट करने के लिए, वो सकर्मक या ट्रांजिटिव कहलाते हैं। और ऐसे इनका स्ट्रक्चर होता है केवल सब्जेक्ट और वर्ब अकर्मक, जिन्हें अपने आप को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, यहीं से वो चीज डिड्यूस हुई थी कि हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट का होना या ना होना जरूरी नहीं है। अगर कोई वर्ड अपने आप में इनट्रांजिटिव है या अकर्मक है तो उसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, बिना ऑब्जेक्ट भी इस तरह के सेंटेंसेस कंप्लीट हो सकते हैं। तो ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, एक ही वर्ड, कई बार ऐसा भी होता है सेम वर्ड ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों की तरह काम करता है। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों की तरह काम करता है। कैसे? सोचो जरा, एग्जांपल्स बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल प्ले, प्ले है, प्ले कैसा है? ट्रांजिटिव की इनट्रांजिटिव बताओ। प्ले वर्ब जो है, जो ये वर्ब है, वो सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है? दोनों में आएगा। तो वर्ब कौन सा टाइप का वर्ब है ये पूछ रही हूं मैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाफ, ये कैसा वर्ब है? क्वेश्चन करके देखो ना, देखो क्वेश्चन करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्ले है, ठीक है, हु प्लेस का आंसर मिल पाएगा? मिल जाएगा। प्लेस व्हाट का आंसर मिल पाएगा? है ना, हम लोग व्हाट करके ही तो आंसर ऑब्जेक्ट खोजते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है। वर्ब के साथ हु क्वेश्चन करोगे तो आंसर में मिलेगा आपको सब्जेक्ट, वर्ब के साथ व्हाट क्वेश्चन करोगे आंसर में मिलेगा ऑब्जेक्ट। तो प्लेस के साथ में हु करोगे तो आंसर मिलेगा
मतलब सब्जेक्ट मिल जाएगा आपको। प्लेस के ये प्ले या प्लेस, प्ले प्लेस के साथ में व्हाट क्वेश्चन करोगे तो आंसर मिलेगा, मिलेगा कोई गेम का नाम ही मिलेगा, कोई ना कोई खेल रहा होगा तो क्या खेल रहा है वो तो पता चलेगा ही, तो ये इसका आंसर मिल सकता है, ठीक है, मिल सकता है। अच्छा ये भी बोल सकते हैं, जैसे मैं बोलूंगी द चाइल्ड इज प्लेइंग इन द गार्डन, क्या यहाँ पे व्हाट का आंसर मिला? द चाइल्ड इज प्लेइंग इन द गार्डन, व्हाट का आंसर मिला? आप लोग नहीं समझ रहे हो, देखो सेंटेंस, द चाइल्ड is playing in the garden, ये हमारा सेंटेंस है। वर्ब है playing, who plays, who is playing, child is playing, who is playing, child is playing, सब्जेक्ट मिला, child is playing what, नहीं मिला, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट हुआ, child is playing in the garden। तो देखो यही वर्ड यहाँ पे इंट्रांजिटिवली यूज हुआ है, समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रही हूं मैं? इसके पहले अगर मैं बोलूंगी कि he is playing chess, अगर मैंने कह दिया he is playing chess, तो यहां पर भी is playing है वर्ब, तो who is playing, he, सब्जेक्ट तो हमको मिला who is playing, he is playing what, chess, हमको मिला ऑब्जेक्ट, तो ये कैसा यूज हुआ? ट्रांजिटिव यूज हुआ, सकर्मक क्रिया की तरह यूज हुआ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर व्हाट का आंसर हमें नहीं मिला, तो ये इंट्रांजिटिव यूज हुआ। तो एक ही वर्ड एक एक सेंटेंस में ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव दोनों की तरह यूज हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो प्योरली ट्रांजिटिव होते हैं, कुछ होते हैं प्योरली इंट्रांजिटिव होते हैं, और कुछ दोनों की तरह होते हैं, ये मैं बताना चाह रही हूँ आपको, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाफ है, लाफ, लाफ मतलब हंसना, ठीक है, तो हु इज लाफिंग, आंसर मिलेगा, कोई ना कोई आंसर मिल ही जाएगा। लाफिंग व्हाट का आंसर मिलेगा, किसी कंडीशन में नहीं मिलेगा, तो ये प्योरली इंट्रांजिटिव प्योरली इंट्रांजिटिव वर्ब है, प्योरली इंट्रांजिटिव वर्ब है। समझ में आ रहा है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वाला, ठीक है। ये पहचानना अगर आपको आ गया तो आपको वॉइस में एक चीज क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वॉइस में जब भी हम बनाते हैं हम हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब को लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स अगर हैं तो देखो दो कंडीशंस बनेगी, हालांकि हम वॉइस में पढ़ेंगे उसको, या तो नहीं बनेगा या कुछ और तरीके से बनेगा, ठीक है। तो वो हम लोग क्या ऐसे होने वाला है वो वॉइस में पढ़ेंगे। बाकी ये है कि अगर ट्रांजिटिव है तो डेफिनेटली बनेगा, इंट्रांजिटिव में फिर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या इसका पैसिव फॉर्म बनेगा भी या नहीं, ठीक है। तो आंसर ऑप्शंस में आपके पास में नन ऑफ दीज भी ऑप्शन दिया रहेगा, या नो चेंज रिक्वायर्ड, या कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड, तो वो भी आपके आंसर्स हो सकते हैं। पढ़ेंगे वॉइस में इन कंडीशंस को तब, लेकिन याद रखना ट्रांजिटिव क्या है और इंट्रांजिटिव क्या है, कैसे पहचाने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को, ये भी समझ में आया है। व्हाट क्वेश्चन का देखेंगे, यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये व्हाट का आंसर नहीं है, ठीक है, ये व्हाट का आंसर नहीं है, तो इसको ऑब्जेक्ट समझने की गलती मत करना। चलो ये वाली चीज समझ में आ गई, मेन वर्ब। अब आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में है प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरी वर्ब में प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज, ये क्या होते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ठीक है, ये तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। ट्रांजिटिव देखो यहाँ पे वही चीज जो मैंने अभी बताई वो यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में लिखी हुई है, ठीक है, you can refer to it. A transitive verb requires an object. Intransitive verb does not require an object. Transitive verb can be used in passive voice. Intransitive verb cannot be used in passive voice. ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब फॉलोड बाय बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं सेंटेंसेस में। कहने का सीधा मतलब ये है कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। Then an intransitive verb do not require any object and then are only followed by some phrases, ठीक है। तो कौन सा एग्जाम्पल ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। प्राइमरी ऑक्सिलरीज एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स, टू बी फॉर्म, टू हैव फॉर्म, टू डू फॉर्म।
ठीक है। टू बी फॉर्म में क्या क्या आ जाता है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर। टू हैव फॉर्म में हैज, हैव, हैड। टू डू फॉर्म में डू, डज, डिड एंड डन। ठीक है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, इनको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेंसेस, वॉइस, नरेशन, सब में इनके बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है। ठीक है, तो चलो मेरे साथ साथ बोलते जाओ, इसको एकदम से याद करना है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स exist in 3 different forms. To be form, to have form, to do form. फिर से प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स exist in 3 different forms. To be form, to have form, to do form. To be form में क्या क्या आ गए, is, am, are, was, were. फिर से is, am, are, was, were. Once again, is, am, are, was, were. ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या, टू बी फॉर्म। फिर टू क्या है, टू हैव फॉर्म में क्या क्या, हैज, हैव, हैड। फिर से हैज, हैव, हैड। वंस अगेन हैज, हैव, हैड। ठीक है, फिर टू डू फॉर्म, टू डू फॉर्म में क्या गया, डू, डज, डिड, डन। वंस अगेन डू, डज, डिड, डन। वंस अगेन डू, डज, डिड, डन। याद हो गया? ठीक है, एकदम ऐसे रटना है कि पूरा बिना देखे भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो फिर से एक बार, प्राइमरी ऑक्सिलरीज exist in 3 different forms. To be form, to have form, to do form. To be form में क्या क्या आ गया, is, am, are, was, were. To have में क्या क्या आ गया, has, have, had. To do में क्या क्या आ गया, do, does, did and done. याद हो गया ये? अब इनके यूजेज देखते हैं। ठीक है, यूजेज भी याद करना जरूर। देखो, अब ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, ठीक है, सबसे पहले तो चीज ये किन किन पे डिपेंड करता है, सेंटेंस में कैसे कैसे चेंज होता है। अगर हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब अगर हम लोगों ने वर्ब की बात करी तो वर्ब हम लोगों ने 2 पढ़ लिया, एक हम लोगों ने मेन वर्ब पढ़ा है और एक हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा। अब जब हम इलैबोरेटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऐसा लिखा जाता है सेंटेंस, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये इलैबोरेटेड स्ट्रक्चर होता है। तो अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये असिस्टेंट है किसका, मेन वर्ब का। तो मेन वर्ब की तो सारी बातें मानेगा, इसके अकॉर्डिंग पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। तो मेन वर्ब जैसे टेंस बोलेगा सेंटेंस का, उसके अकॉर्डिंग जब मेन वर्ब बोलेगा वैसे ही ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात तो मानेगा ही मानेगा, लेकिन मेन वर्ब का सबसे प्यारा दोस्त सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है ना, तो सबसे प्यारा दोस्त है सब्जेक्ट। तो ये असिस्टेंट अपने मालिक की तो बात मानेगा ही मानेगा, साथ में मालिक के दोस्त की भी मानेगा। मतलब ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो अपने आगे पीछे आने वाले दोनों की तरह से चेंज होगा। कुल मिलाकर के कहने क्या चाह रहे हैं हम, हेल्पिंग वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड टेंस ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट और टेंस दोनों की तरह के हिसाब से चेंज होगा। तो हमें वो चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इज है, पहला है इज, तो इज का यूज हम लोग कौन से टेंस में करते हैं, प्रेजेंट टेंस में करते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए उसके लिए, किस सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। प्रेजेंट टेंस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम हेल्पिंग वर्ब इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए शॉर्टकट याद कर लेते हैं, प्रेजेंट, सिंगुलर, टेंस और सब्जेक्ट, इसका हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्योंकि पहले तो उसके मेन मालिक की बात मानेगा ना, तो पहले हम उसको रखेंगे टेंस और फिर सब्जेक्ट। तो इसी हिसाब से हम लोग इनको याद करेंगे शॉर्टकट्स में, लंबा लंबा फिर भूल जाएंगे, इसलिए शॉर्टकट्स में याद करेंगे। तो इसको हम लोगों ने कैसे याद किया, प्रेजेंट सिंगुलर, प्रेजेंट जब टेंस प्रेजेंट हो, प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब इज। ठीक है, तो इसके लिए क्या याद रखेंगे, प्रेजेंट सिंगुलर, बोलो प्रेजेंट सिंगुलर। एम, एम कहाँ यूज करते हैं अपन, कौन से टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में केवल और केवल आई सब्जेक्ट के साथ में यूज होता है एम।
am हेल्पिंग वर्ब स्पेशली डिजाइंड है आई के लिए ही, ठीक है। तो am के लिए क्या याद करेंगे? प्रेजेंट आई। am के लिए क्या याद करेंगे? प्रेजेंट आई। फिर याद करेंगे आर क्या होता है? प्रेजेंट प्लूरल। समझ में आते जा रहे हैं ना आप कैसे बना रहे हैं अपन? प्रेजेंट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे आर, ठीक है। ठीक, प्रेजेंट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे आर। तो आर कहाँ यूज होगा? प्रेजेंट प्लूरल। समझ में आते जा रहा है ना? पहले बताओ इज कहाँ यूज होगा? एम कहाँ यूज होगा? आर कहाँ यूज होगा? प्लूरल, ठीक है। वॉज पे आ जाओ। वॉज क्या है? पास्ट में सब्जेक्ट सिंगुलर की प्लूरल सिंगुलर, तो इसको हम लोग याद कर लेंगे पास्ट सिंगुलर। वैसे ही वेयर पास्ट प्लूरल, याद रहेगा कैसे किसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर से इज कहाँ यूज हो रहा है? प्रेजेंट सिंगुलर। एम कहाँ यूज हो रहा है? आई। वॉज का आर कहाँ यूज हो रहा है? वॉज कहाँ यूज हो रहा है? वेयर कहाँ यूज हो रहा है? पास्ट प्लूरल, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। वैसे ही सब देखते हैं। हैज को देखें जरा। हैज कहाँ यूज होता है? प्रेजेंट। हैज यूज होता है प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा लेकिन प्रेजेंट टेंस में और सिंगुलर, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा? प्रेजेंट सिंगुलर। हैज, वेरी गुड। प्रेजेंट प्लूरल। हैड पास्ट सिंगुलर के प्लूरल दोनों, तो हम बोलेंगे बोथ। पास्ट बोथ। जब सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो, हैड दोनों के साथ यूज होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? पास्ट बोथ। फिर से हैज कहाँ यूज हो रहा है? प्रेजेंट सिंगुलर। हैज कहाँ यूज हो रहा है? हैव कहाँ यूज हो रहा है? प्रेजेंट प्लूरल। फिर से हैव कहाँ यूज हो रहा है? प्रेजेंट प्लूरल, ठीक है। हैड कहाँ यूज हो रहा है? पास्ट बोथ। क्या बोलेंगे? पास्ट बोथ, ठीक है। आइए डू पे। टू डू फॉर्म ऑफ वर्ब। टू डू फॉर्म में क्या हो गया? डू कहाँ यूज होता है? प्रेजेंट में प्लूरल के साथ, वेरी गुड। प्रेजेंट टेंस में जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब हम यूज करते हैं डू, ठीक है। डस प्रेजेंट सिंगुलर। डिड पास्ट। सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? सिंगुलर के प्लूरल। he did, she did, they did, we did, सब होता है। that means past both, singular and plural both। और done perfect tenses। done हमेशा perfect tenses के लिए यूज होता है, उसके अलावा और कहीं नहीं यूज होगा। perfect tenses, ठीक है। फिर से do कहाँ यूज हुआ? प्रेजेंट प्लूरल। डू कहाँ यूज हुआ? प्रेजेंट प्लूरल। डस कहाँ यूज हुआ? प्रेजेंट सिंगुलर। फिर से प्रेजेंट सिंगुलर। डिड कहाँ यूज हुआ? पास्ट बोथ। पास्ट बोथ। और डन कहाँ यूज हुआ? परफेक्ट। याद हुआ? समझ आया? एक बार फिर से पूरा, ठीक है। देखो ये अच्छे से रटवा रही हूँ इसीलिए क्योंकि यही आप लोगों को हर जगह काम आएगा। टेंसेस में भी आपको इसको याद रखना है, प्लस बोलने के समय में स्पोकन इंग्लिश में भी इन्हीं का भी आपको ध्यान रखना है कि आप किसकी बात कर रहे हो, ठीक है। वॉइस में भी एक्टिव से पैसिव करने में इनका रोल है। इन्हीं से ट्रिक्स भी बनेगी। जब ये याद रहेगा ना, और जब मैं ट्रिक सिखाऊंगी तब वो याद रहेगा, तो इसको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो फिर से एक बार शुरू से याद करते हैं। हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया था? प्राइमरी ऑक्सिलरीज। फिर से बोलो, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। कौन कौन से? टू बी फॉर्म, टू हैव फॉर्म, टू डू फॉर्म। टू बी फॉर्म में क्या क्या आ गया? इज, आर, वॉज, वेयर। टू डू फॉर्म में क्या क्या आ गया? हैज, हैव, हैड। डू फॉर्म में क्या क्या आ गया? डू, डज, डिड, डन, ठीक है। इज कहाँ यूज होता है? एम, प्रेजेंट प्लूरल। वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, डन। याद रहेगा?
समझ में आ गया है? ठीक है, किसको कहाँ यूज करते हैं ये याद रखना। हेल्पिंग वर्ब इनसे ज्यादा और दूसरा कोई यूज ही नहीं होता। सारे हेल्पिंग वर्ब का कंडीशन एंड सब्जेक्ट यूजेस आप लोगों ने एक एक करके पढ़ लिया है। ठीक है, और कोई हेल्पिंग वर्ब, बी हेल्पिंग वर्ब इटसेल्फ यूज होता है। ठीक है, उसके अलावा हेल्पिंग वर्ब्स नहीं आएंगे फिर। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स टोटल 11 हैं। ठीक है, may, might, can, could, will, would, shall, should, must, used to and ought to। ठीक है, इसको इसी फॉर्मेट में याद करते चलिए तो आप लोगों को फिर वहां पे भी काम आएगा, स्पीच में भी। ठीक है, ought to, हाँ, OUGHT, ought to। चलो फिर से क्या क्या है मॉडल ऑक्सिलरी। पहला may, might, can, could, will, would, shall, should, must, used to, ought to। फिर से may, might, can, could, will, would, shall, should, must, used to, ought to। Once again, may, might, can, could, will, would, shall, should, must, used to, ought to। ठीक है, आ रहे हैं ना? आएंगे आएंगे, रुक जाओ, हड़बड़ाओ नहीं, आएंगे। अभी पहले याद करो, सारे 11 याद करो। जैसे अभी हम लोगों ने याद किया, फिर यूजेज देखा, अब यूजेज भी देखेंगे इसका। ठीक है, याद हो गया सारे 11 हेल्प मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इनके अलावा नीड और डेयर का भी यूज होता है, बट देन उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। ठीक है, नीड और डेयर को ज्यादातर आप मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज की तरह बहुत कम यूज करते हैं और उन पे क्वेश्चंस भी बहुत कम बनता है, तो इसीलिए हम लोग उन पे फोकस नहीं करेंगे। इस पे ही क्वेश्चन, अच्छा अगर आप पीएससी में जाएंगे तो एक क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंस में पूछता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का। ठीक है, व्यापम के कई एग्जाम्स में फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछा हुआ है। ठीक है, एक्चुअली उसने कई बार पीएससी के क्वेश्चन को जब कॉपी पेस्ट किया है तो भी पूछा हुआ है, तो इसीलिए इससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको ध्यान रखना जरूरी है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या यूज होता है। ठीक है, कितने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गए? 11 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। कौन कौन से? ठीक है, must, used to, ought to। अब यूजेस देखते हैं। ठीक है, इसको मैंने पेयर में से याद करवाया क्योंकि एक तो इनके जैसे माइट है, चलो पहले देखेंगे तब फिर समझ में आते जाएगा। सबसे पहले अगर हम लोग देखें मे को, ठीक है, मे का यूज देखेंगे। मे कहाँ यूज होता है बताओ जरा, कहाँ कहाँ यूज करते हो मे? परमिशन के लिए, हाँ ओके, परमिशन मांगने के लिए यूज करते हो, जैसे may I come in? may I come in मैम? ठीक है, मोस्ट कॉमनली may I help you? ठीक है, हाँ, और कहाँ यूज करते हैं परमिशंस के अलावा? परमिशंस के लिए तो यूज करते हैं मे का, और उसके अलावा शायद के लिए भी यूज होता है, जब हमें कोई पॉसिबिलिटी बतानी होती है तब हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बोलेंगे ना इट मे रेन टुडे, ही मे कम टुडे। ठीक है, तो ये सारा पॉसिबिलिटीज या संभावना व्यक्त करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, और ब्लेसिंग्स के लिए भी यूज करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू बोल करके। तो परमिशंस बताने के लिए, पॉसिबिलिटीज बताने के लिए, ब्लेसिंग्स बताने के लिए, ब्लेसिंग्स या विशेस करने के लिए भी मे यू लिव लॉन्ग ऐसे करके भी बोलते हैं। तो ये विशेस हो गया, डिजायर, विशेस, परमिशन एंड पॉसिबिलिटीज, ये तीनों बताने के लिए मे का यूज करते हैं। माइट का यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं बताओ? एक तो हो गया, एक तो ये यूज होता है कि जब हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना हो तो मे के पास्ट फॉर्म में माइट का यूज करते हैं। मे चेंज हो जाता है माइट में। अगर कोई डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दिया है, डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दिया है और उसमें मे वर्ड यूज हुआ है, तो जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो मे चेंज हो जाएगा माइट में। तो माइट का तो एक ये यूज हो गया कि पास्ट फॉर्म ऑफ मे इन इनडायरेक्ट स्पीच, और उसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटीज बताता है। ठीक है, जैसे हम लोग इट मे रेन टुडे बोलते हैं ना, तो ही माइट बी प्रेजेंट हियर, ही माइट कम टुमारो। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना आई मे कम और आई मे नॉट कम, मोस्ट प्रोबेबली आई माइट कम टुमारो, ऐसे करके बोल रहा अपन। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है लेस पॉसिबिलिटी। जैसे मे बताता है पॉसिबिलिटी, वैसे माइट भी बताता है पॉसिबिलिटी, बट मे शोज मोर पॉसिबिलिटी
एंड माइट शोज लेस पॉसिबिलिटी। ठीक है, माइट बहुत ही कम, जैसे मैं बोलूंगी अगर हम बोलते हैं जैसे इट मे रेन टुडे, ठीक है, अब हम बारिश के मौसम में बोल रहे हैं तो चांसेस ज्यादा है बारिश होने के, ठीक है, लेकिन अगर हम गर्मी के मौसम में बोल रहे हैं या ठंडी के मौसम में तो संभावना तो तब भी है, होता है कई बार बहुत गर्मी में बीच में एक आध दिन बारिश हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, इट माइट रेन टुडे। तो अगर हमने बोल दिया इट माइट रेन टुडे, दैट मीन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ रेनिंग इज वेरी लेस। तो लेस पॉसिबिलिटी के लिए माइट यूज करते हैं, प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ मे के लिए। समझ में आया, याद रहेगा। मे कहाँ यूज कर रहे हैं, हाँ, परमिशन, पॉसिबिलिटी, ब्लेसिंग्स। कीवर्ड्स याद करो, कीवर्ड्स याद करोगे लंबे समय तक याद रहेगा। कम चीजें ज्यादा समय तक याद रहेंगी, लंबी चीजें नहीं याद रहेंगी, ठीक है ना। फिर से मे कहाँ यूज हो रहा है, परमिशन, पॉसिबिलिटी, ब्लेसिंग्स। माइट कहाँ यूज हो रहा है, पास्ट फॉर्म ऑफ मे, लेस पॉसिबिलिटी, पास्ट फॉर्म ऑफ मे एंड लेस पॉसिबिलिटी, ठीक है। देन कैन, कैन कहाँ यूज करते हो, हाँ, पॉसिबिलिटीज, कैन से सकना, सकना मतलब क्षमता या एबिलिटी को बताने के लिए। ही कैन कम या आई कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, दैट मीन्स मेरे अंदर उतनी क्षमता है कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं, तो मैं बोलूंगी आई कैन डू दैट, ठीक है। तो क्षमता पूछने के लिए करते हैं, ठीक है। क्या कभी यहाँ परमिशंस के लिए भी यूज करते हैं, कैन आई गो होम, पूछते हो। अच्छा अब एक सवाल, जब अंदर आते हो तब बोलते हो मैम मे आई कम इन, मे आई कम इन पूछते हो। जब बाहर जाना होता है मैम कैन आई गो होम, मे आई गो होम क्यों नहीं पूछते हो, कैन आई गो होम क्यों बोलते हो, कैन आई कम इन क्यों नहीं बोलते हो, मे आई कम इन क्यों बोलते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मे एंड, होता है मे, अच्छा, और कैन बदतमीजी हो जाती है और ये कैन करना ऐसी, मतलब घर जाने के समय में पोलाइटनेस की जरूरत नहीं होती है, अंदर आना है तो बकायदा इज्जत एंड पोलाइटनेस देनी है? घर जाना है तो अब तुम कौन मैं कौन है, ऐसा सोचो जरा। कहीं पर भी आप जाते हो, जैसे आजकल क्या है, नॉर्मली हेल्प डेस्क बने हुए होते हैं, हेल्प डेस्क, पहले पूछताछ केंद्र, इंक्वायरी ऑफिस ऐसा लिखा हुआ होता था। आजकल उन सबके नाम चेंज कर दिया, मे आई हेल्प यू लिखा रहता है, मे आई हेल्प यू लिखा रहता है, कैन आई हेल्प यू क्यों नहीं लिखा रहता। आप किसी के पास जाते हो, आपको जैसे आप किसी भी टीचर से आपको मिलना होता है, आप जाते हो एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी मैम, तो बोलते हैं हाँ यस टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू, पूछते हैं हाउ कैन आई हेल्प यू, पूछते हैं, बोलते हैं ना हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है। आप कहीं पर भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी दुकान में शॉपिंग के लिए गए हो, मॉल में गए हो, आप शॉपिंग कर रहे हो, घूम घूम के देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, उसका जो अटेंडर होता है, ठीक है, उसका जो अटेंडर होता है, शॉप अटेंडर, वो आपके पास आता है, बोलता है यस मैम प्लीज, गुड इवनिंग मैम, मे आई हेल्प यू, ऐसे बोलते हैं बहुत पोलाइटली, मे आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू पूछता है वो। कभी सोचे ऐसा क्यों, थोड़ा सोचना बताना मेरे को सोच के, ठीक है। फिलहाल कैन एबिलिटी के लिए यूज होता है, एबिलिटी के लिए यूज होता है, कुछ केसेस में परमिशंस के लिए भी यूज होता है, लेकिन कब वो आप मेरे को बताने वाले हो, कब हम परमिशंस के लिए कैन यूज करते हैं, ठीक है। कुड, कुड सेम पास्ट फॉर्म ऑफ कैन इन इनडायरेक्ट स्पीच, ये तो एक कंफर्म हो गया सब जगह पे। और दूसरा पास्ट एबिलिटी, ये प्रेजेंट एबिलिटी बता रहा है, आई कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, दैट मीन्स आई कैन सॉल्व इट नाउ, ठीक है। बट व्हेन आई वाज यंग आई कुड सिट फॉर 3 लॉन्ग आवर्स टुगेदर, तो हम कुड बोल रहे हैं तो उसका पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पास्ट की कोई एबिलिटी बतानी हो तो हम यूज करते हैं कुड, प्रेजेंट की एबिलिटी बतानी हो तो हम यूज करते हैं कैन। कुछ जगहों पे क्वेश्चंस पूछने के लिए भी यूज किया जाता है, कुड यू प्लीज मूव अ बिट, है ना, जैसे हम किसी को सरकाना हो थोड़ा सा, कुड यू प्लीज मूव अ बिट, ठीक है, क्या आप थोड़ा सा
खिसक सकते हैं इस टर्म्स में, ठीक है, रिक्वेस्ट करने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए कुछ कुछ जगह यूज होता है, ठीक है। विल, शैल और विल ये दोनों ही फ्यूचर टेंस में यूज होते हैं एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। विल शैल फ्यूचर टेंस को बताने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके पहले मतलब काफी पहले, जब तक ब्रिटिश इंग्लिश का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था, ठीक है, उस समय तक विल और शैल के यूजेज में डिफरेंस था, ठीक है। विल कहीं यूज हो रहा है, शैल कहीं यूज हो रहा है, फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ, कुछ कंडीशंस में ये ऐसा था। बट नाउ इन मॉडर्न इंग्लिश द डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ विल एंड शैल इज वैनिश्ड। अब वो हट गया है। अब विल और शैल का एक मतलब आप एक साथ यूज कर सकते हैं, जहां विल यूज हो रहा है वहां शैल, जहां शैल हो रहा है विल यूज कर सकते हैं। नहीं तो कई बार पहले ऐसा होता था, कुछ अगर आप पुरानी बुक्स उठा लोगे या कुछ पुराने क्वेश्चंस उठा लोगे तो फिर वहां पे जैसे अब जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो आप 90s वगैरह के क्वेश्चन अगर सॉल्व करने लगे तो वहां पे फिर आपको एरर दिखा देगा, आई के साथ शैल यूज होना चाहिए, आई वी के साथ विल यूज होना चाहिए। ये सारे था मतलब क्या बोलना चाहिए एंशिएंट इंग्लिश में, जब ब्रिटिश इंग्लिश सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल था। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश, क्योंकि अब हम लोगों ने क्या कर लिया, अब हम लोग का जितना ज्यादा क्या बोलना चाहिए एक्सपोजर हुआ है आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बाकी के कंट्रीज के साथ में, हम लोगों ने सबको इनकॉर्पोरेट करना चालू किया है। सेम हमारे हिंदी के साथ भी तो हुआ। हमारी हिंदी शुद्ध हिंदी अपनी तत्सम रूप में पूरा का पूरा वो हिंदी अलग ही है, ठीक है। लेकिन जब हम प्रेजेंट हिंदी की बात कर रहे हैं, अभी हम हिंदी की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है हिंदी में कई भाषाओं का समागम है। हिंदी में हम कुछ अंग्रेजी शब्द भी यूज करते हैं, हिंदी में हम तुर्की शब्द यूज करते हैं, फारसी शब्द यूज करते हैं, अरबी यूज करते हैं। तो हमने हिंदी में सारे शब्दों को एक्सेप्ट कर लिया है ना। जैसे शादी हो गया, शादी ये हिंदी वर्ड थोड़ी है, शादी नहीं है, विवाह हिंदी वर्ड है, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने अलग अलग वर्ड्स को इनकॉर्पोरेट, लेकिन अब हम लोगों ने उसको इतना ज्यादा यूज कर लिए हैं, इतना ज्यादा इनकॉर्पोरेट कर लिए हैं, हमें लगता है वही हिंदी है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने उसको इतने अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो सेम इंग्लिश के साथ भी है। इंग्लिश में भी हम लोगों ने हिंदी के कई वर्ड्स को इनकॉर्पोरेट किया है, ठीक है ना। पंचतंत्र लिखना हो तो पंचतंत्र को इंग्लिश में भी पंचतंत्र ही तो लिखते हैं। पंचतंत्र को 5 मैजिक थोड़ी लिखते हैं अपन, पंचतंत्र, हाँ 5 सिस्टम्स नहीं लिखते। पंचतंत्र, वेद, उपनिषद को उपनिषद ही कहते हैं, ठीक है। अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी में भी उपनिषद वर्ड खोजोगे तो मिल जाएगा, पुरानी डिक्शनरीज में नहीं मिलेगा, अब की डिक्शनरीज में मिल जाएगा आपको। बहुत सारे वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड्स आने लगे हैं जो हिंदी एंड इंग्लिश के कॉम्बिनेशन में आने लगे। तो इंग्लिश में भी बहुत सारा इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, ठीक है। हम कई जगहों पे ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में कंट्रोवर्सीज में फंस जाते हैं। ये वील में आई और वी दोनों यूज होते हैं क्या? आई वील और ई वील। हाँ, वही चीज तो मैं बता रही हूँ आपको, कि पहले जब ब्रिटिश इंग्लिश प्रीवेलेंट था वहां डिफरेंस था कि आई दोनों के साथ दोनों ही यूज होता है, बट विथ कंडीशंस। आई के साथ शैल मेयर सिंपल फ्यूचर को बता रहा है, जैसे आई शैल कम, आई शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। ये बोल रहा है कि मैं नेक्स्ट वीक दिल्ली जाऊंगी, ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है। अगर मैं बोलूंगी ना आई विल प्रूव माई सेल्फ, आई विल गेट सिलेक्टेड, तो आई के साथ विल स्ट्रॉन्ग अफर्मेशंस को बताता था। यानी कि आई का मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ जब हम विल का यूज कर रहे हैं तो इट शोज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, देख लूंगी तुम्हें, तो वार्निंग देना है, थ्रेट देना है, तो ये विल का यूज होता है। शैल का यूज मेयर, आई शैल गो, आई शैल कम, आई शैल डू द वर्क, आई शैल कंप्लीट माई होमवर्क। तो ये सारा आई के साथ जब हम शैल यूज कर रहे हैं तो ये एक सॉफ्टनेस के साथ दिखा रहा है और मेयर पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। सेम चीज उल्टी सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ है। यू विल बी इन्फॉर्म्ड बाय टुमारो, ठीक है, यू शैल बी पनिश्ड फॉर दैट,
ये सारा ऐसे लैंग्वेज में लिखा होता है, यू शैल बी। अच्छा, अगर आप उसमें देखोगे जितनी आईपीसी की धारा वगैरह है वो सब अगर इंग्लिश में लिखा हुआ देखोगे तो वहां ज्यादा शैल का यूज, द टेनेंट शैल पे द रेंट बाय रेंट एग्रीमेंट बनता है तो उसमें लिखा रहता है द टेनेंट शैल पे द रेंट बाय 5th of every month। इस तरीके से लिखा रहेगा, हर महीने की 5 तारीख के पहले मुझे मंथ का रेंट आ जाना चाहिए, तो वहां पे द टेनेंट शैल लिखा होता है। ठीक है, तो वो पहले ऐसा होता था कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल यानी कि सिंपल एंड सॉफ्टनेस को दिखा रहा है, और विल का यूज थोड़ा सा थ्रेट, वार्निंग, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज इसको दिखा रहा है। नाउ इन मॉडर्न इंग्लिश दिस डिफरेंस हैज कंप्लीटली वैनिश्ड। आप जहां जहां शैल यूज कर रहे हो वहां विल, जहां जहां विल यूज कर रहे हो वहां शैल, इट इज ऑल ओके। समझ में आया ये चीज? ठीक है, देन वुड, एक तो ये हो गया पास्ट फॉर्म। ठीक है, अच्छा, शैल और विल दोनों के पास्ट फॉर्म में वुड ही यूज होता है। शैल के पास्ट फॉर्म में शुड का यूज नहीं करते हैं। शैल और विल अगर डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे तो चाहे शैल लिखा हो या विल, दोनों के लिए हम वुड ही यूज करेंगे। ठीक है, शुड का यूज मेन एक्चुअली चाहिए के फॉर्म में किया जाता है, इसीलिए उसको पास्ट फॉर्म में अवॉइड किया जाता है। ठीक है, पहले अगेन यही था, पहले ये रूल था, विल का पास्ट फॉर्म वुड और शैल का पास्ट फॉर्म शुड। ठीक है, बट क्योंकि हम लोगों ने ज्यादातर शुड का यूज चाहिए के रेस्पेक्ट में किया है। ठीक है, जब हमें किसी की ड्यूटीज बतानी हो, यू शुड कम टू क्लास डेली, यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क रेगुलरली, यू शुड परफॉर्म योर ड्यूटीज केयरफुली, कुछ इस तरीके से हमको नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस देने हो, चाहिए के फॉर्म में बताना हो, तो हम लोग इस शुड का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं शुड का यूज, ये तो नॉर्मल, अच्छा इसमें मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को कि ये जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जब भी सेंटेंस में यूज होते हैं तो इनके साथ जब वर्ब यूज करते हैं तो वर्ब में डिफरेंट फॉर्म्स नहीं, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। समझ पा रहे क्या बोली मैं? ठीक है, अभी फॉर्म्स पढ़ेंगे नेक्स्ट। ठीक है, जैसे यहाँ देखो हम लोग इज एम आर यूज करते हैं, तभी हम लोग इज एम आर के साथ क्या यूज करते हैं? वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। आई एम गोइंग, आई एम डू नहीं बोलते हैं, आई एम डूइंग बोलेंगे। आई एम प्ले नहीं बोलते हैं, आई एम प्लेइंग बोलते हैं। तो हम जब भी हम लोग इज एम आर का यूज करते हैं तो उसके साथ हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इनके साथ कोई आईएनजी, कोई एसईएस, कोई ईडी इस तरीके की बात नहीं होती है। इनके साथ इन जनरल हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। कंडीशंस अप्लाइड है ना, स्टार मार्क, कंडीशंस अप्लाइड सब जगह है। जैसे शुड का है, ठीक है, वी शुड डू आवर ड्यूटीज, वी शुड गो टू द पार्क रेगुलरली, वी शुड वर्क डेली। तो इस तरीके से देखो, डू, गो, वर्क सारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। समझ आते जा रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, लेकिन हम लोग कई बार कुछ स्पेशल यूज भी करते हैं, जैसे यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर इफ यू डिड नॉट वांट टू कम। ठीक है, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, ऐसा बोलते हैं ना, शुड हैव इन्फॉर्म्ड। तो मैंने क्या बोल रही हूँ? शुड हैव इन्फॉर्म्ड, यानी कि शुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में यूज हो रहा है। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे मैंने बोला इफ यू डिडंट वांट टू कम यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर। अगर तुम आना नहीं चाहते थे तो तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। मतलब ऐसा कोई कंडीशन जो वो उस समय पे पास्ट में चाहिए था बट हुआ नहीं। हम कोई भी चीज करना चाहिए मतलब हम लोग वो प्रीवेलेंट एक्शन की तरह बोल रहे हैं। जैसे मैंने बोला आपको यू शुड कम रेगुलरली, इसका मतलब थोड़ी है कि सिर्फ आज के लिए ये वैलिड है, हमेशा हमेशा के लिए वैलिड है कि आपको क्लास रेगुलरली आना ही आना है, करना चाहिए, ये आपकी ड्यूटीज की तरह है। लेकिन जब हमने शुड को हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ में यूज किया, यानी कि परफेक्ट के टेंस के स्ट्रक्चर में यूज किया। परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है शुड मतलब हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। आएंगे अभी टेंसेस में तो वो ज्यादा क्लियर होगा। तो परफेक्ट टेंस में जब हम लोग शुड का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका यूज कब कर रहे हैं हम? पास्ट की कोई ऐसी एक्शन जो उस समय होनी चाहिए थी। अब की बात नहीं हो रही है, हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? यू शुड हैव हेल्प्ड हिम, he was failing
इन ऑल द सब्जेक्ट यू शुड हैव हेल्प्ड हिम। वो हर सब्जेक्ट में फेल हुआ जा रहा था, आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए थी। अब क्या करोगे, अब तो फेल हो चुका, लेकिन जब दिख रहा था कि वो सब्जेक्ट में कमजोर पड़ रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है, तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए थी। समझ में आ रहा है, करनी चाहिए थी। स्पेशल कंडीशंस, ये कंडीशंस अप्लाइड वाली कंडीशन है। यहां तक समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? नाउ कमिंग ऑन टू मस्ट। मस्ट, मस्ट कहां यूज करते हैं? एकदम जरूरी है। यू मस्ट कम टू क्लास विथ सॉल्व एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज सॉल्व करके आना है, जरूरी है। तो हम यहाँ पे जरूरी है लगा देते हैं। I must leave now. It's my time to catch up a train, so I must leave now. तो ये समय हो गया है कि मेरे को ट्रेन पकड़नी है, तो I must leave now. अब जरूरी है कि मैं चली जाऊं, otherwise I may miss my train. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग must का यूज कर रहे हैं, जरूरी या कहना चाहिए strong obligation के साथ में बताना है। ठीक है, you must practice daily, जरूरी है कि आप डेली प्रैक्टिस करो। ठीक है, you should practice daily, that is also correct। ठीक है, बट वो सिर्फ एक एडवाइस है, बट you must तो वो थोड़ा सा ऑब्लिगेशन वाला आ जाता है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे भी कंडीशंस अप्लाइड, कंडीशंस अप्लाइड कैसे कैसे हो सकता है, सोचो जरा, कौन कौन से कंडीशन में कुछ अलग तरीके से यूज करते हो आप। मैंने बोला आई मस्ट डू, यू शुड गो, ठीक है, यू मस्ट गो, तो यहाँ पे हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते जा रहे हैं। बट जैसे हम लोगों ने शुड का स्पेशल कंडीशन बनाया, वैसे ही मस्ट का भी बनता है। मैं बार बार यही चीज यूज करते रहती हूँ, मैं बोलती हूँ ना, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ये तो आप जानते ही होंगे, तो मैं बोलती हूँ ना, यू मस्ट हैव रेड, जैसे मैंने नाउन बोला तो ये आपने हिंदी में पढ़ा ही होगा, ऐसे ही बोलती हूँ मैं। तो मैंने क्या बोला, यू मस्ट हैव रेड दिस इन हिंदी लैंग्वेज, यू मस्ट हैव रेड, मस्ट हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, रीड, रेड, रेड, तो मस्ट हैव रेड। ये कैसी कंडीशन को मैं यूज कर रही हूँ, बताओ कंडीशन क्या है? या मैं बोलती हूँ यू मस्ट हैव रेड अबाउट दिस इन योर स्कूल ऑल्सो, ऐसा भी बोलती हूँ कि आप लोगों ने स्कूल में बचपन में भी पढ़ा है, बचपन में पढ़ा ही होगा। मैं दो तरीके से यूज करती हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा तो मैं बोलते वक्त स्टेटमेंट में दो तरीके से बोलती हूँ। कुछ चीजों को मैं बोलती हूँ ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है, ये ऐसा है, इसका आंसर ऐसा होगा, पर ऐसा बोलते हैं अपन। या ये आप लोगों ने हिंदी में भी तो पढ़ा होगा, ये ऐसा ही है। अभी जैसे हम लोगों ने बोला हिंदी में भी आप पढ़े होंगे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, हिंदी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा नाउन के सारे फॉर्म्स, तो यू मस्ट हैव रेड। और मैं ऐसा बोलती हूँ कि हमने ये पढ़ा था, we have read this in the last class, we have discussed, ऐसा बोलती हूँ ना। ठीक है, हाँ, पास्ट परफेक्ट में यूज कर रही हूँ, लेकिन कंडीशन क्या हो रही है, कंडीशन जानना जरूरी है। ठीक है, कि कब हम इसको पास्ट परफेक्ट में यूज करेंगे। कंडीशन ऐसी है कि जब किसी चीज के बारे में मुझे श्योर एंड कंफर्म तरीके से पता है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, मुझे पता है मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया है, मुझे पता है हम लोगों ने साथ में डिस्कस किया है, तो क्या डिस्कस किया, तब मैं बोलती हूँ लास्ट क्लास में हमने यही डिस्कस किया था, इसलिए इसका आंसर ये होगा। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये रूल बताया था, हमने ये पढ़ा था, तो मैं बोलती वी डिस्कस दिस, मैंने सिंपली पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया, पास्ट टेंस यूज किया, क्योंकि ये हो चुका है, मुझे पता है, कंफर्म पता है, मैंने आप लोगों को बताया है, मुझे कंफर्म पता है, आप लोगों को ये पता है। समझ में आ रहा है? लेकिन अब मैं जब बोलती हूँ कि आपने हिंदी में पढ़ा ही होगा, क्योंकि ये मुझे पता चला है कि आप लोगों का हिंदी लैंग्वेज का कोर्स कंप्लीट हो चुका है और अब मैं इंग्लिश शुरू कर रही हूँ, तब मैं बोल रही हूँ कि आप हिंदी कंप्लीट हुआ, पढ़े होगे तभी तो कंप्लीट हुआ होगा, है ना। लेकिन मैं तो क्लास में थी नहीं, पढ़े ही थे कि नहीं पढ़े थे मेरे को क्या पता। जैसे मैंने बोला आपको ये बचपन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, पास हुए हो, पढ़ के आए होगे तभी पास हुए होगे, अब बिना पढ़े अगर डिग्री लेके पास हुए होगे तो मुझे क्या पता। ठीक है ना, तो मैं बस एक ऐसी चीज को बता रही हूं जो हो चुकी होगी, एक्चुअल में हुई या नहीं हुई नहीं पता, इसीलिए हम वहां पे नॉर्मल बेस फॉर्म ऑफ वर्ब या नॉर्मल टेंस नहीं यूज कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है?
आपने पढ़ा ही होगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, यू मस्ट हैव रेड अबाउट द ट्रेन एक्सीडेंट। अभी जो उड़ीसा में हुआ आपने उसके बारे में सुना ही होगा, क्योंकि वो इतना फेमस हुआ, क्योंकि वो इतना बड़ा इंसिडेंट था, तो मुझे लगता है कि आपने ये चीज सुनी ही होगी। लेकिन क्या पता दीन दुनिया से दुखी बैठे हो अगर आप कोप भवन में, तो ना कभी न्यूज देखे ना किसी से बातचीत किए, हो सकता है पिछले 3 महीने से आप अपने कोप भवन में अंदर बैठे हो, आपने सुना ही नहीं कि दीन दुनिया में क्या चल रहा है। तो वो तो अल्टीमेटली आपको पता है, मैंने एक संभावना जताई। समझ आ रहा है कौन से कंडीशन में हम लोग मस्ट को यूज कर रहे हैं परफेक्ट टेंस में? ठीक है, एक हम लोग यूज करते हैं कंटिन्यूअस टेंस में भी, एक हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में भी। कैसे बोलूंगे? एक और तो आती थी वो लड़की, कहाँ गई आज? एक और आती थी ना, कहाँ गई? आज बारिश हो रही है, नहीं आई, पक्का वो घर पे बैठे सो रही होगी। मतलब घर पे बैठी या सो रही होगी, मतलब घर पे सो रही होगी मान के चलते हैं अपन। ठीक है, यस एग्जैक्टली। तो क्या बोलेंगे? ही या शी मस्ट बी स्लीपिंग। ये एक समय है उसके खाना खाने का, वो पक्का भी खाना खा रही होगी। शी मस्ट बी ईटिंग। ठीक है, अच्छा वो कहाँ है? वो पक्का हमें, वो वहीं होगी, हमको वहां मिलेगी, लाइब्रेरी में मिलेगी। शी मस्ट बी स्टडीइंग इन द लाइब्रेरी। तो हम लोग मस्ट बी स्टडीइंग, हम लोग तो ये संभावना जता रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं क्योंकि ये उसका रेगुलर रूटीन है और इस वक्त पे वो वहीं होगी, हो सकती है वो यहीं होगी। हम कंटिन्यूअस टेंस में बोल रहे हैं, एक्चुअल में है या नहीं पता, बस हम ये भी एक संभावना जता रहे हैं। लेकिन ये वाली जो संभावना है वो कौन से टेंस की संभावना है? प्रेजेंट टेंस की। हम प्रेजेंट टेंस की संभावना को बता रहे हैं। ही मस्ट बी स्लीपिंग, शी मस्ट बी स्टडिंग, शी मस्ट बी डूइंग। ठीक है, शी मस्ट बी प्रैक्टिसिंग हार्ड। आज ये आई नहीं है, वो पक्का घर पे बैठ के बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रही होगी। तो ये वाला चीज हम लोग प्रेजेंट के संभावना को बता रहे हैं। समझ में आ रहा है? मस्ट का तीनों फॉर्म समझ में आया? मस्ट को कब हम लोग प्रेजेंट फॉर्म में यूज कर रहे हैं, यानी कि बेस के फॉर्म, मस्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कब यूज हो रहा है, मस्ट के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म कब यूज हो रहा है, और मस्ट के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म कब यूज हो रहा है, फोर्थ या आईएनजी फॉर्म। क्लियर हो रहा है ना? कंडीशंस याद रखना। देन यूज्ड टू, ये भी मैं बहुत बार बोली हूं, अगर आप लोगों ने मेरी बातों पे ध्यान दिया हो तो मैं ये भी बहुत बार यूज करती हूँ। यूज्ड टू, यूज्ड टू दो तरीके से यूज होता है, एक तो पास्ट के लिए भी यूज होता है और एक प्रेजेंट के लिए भी यूज होता है। जब हम पास्ट के लिए यूज करते हैं तो बोलेंगे ना कि when I was in school I used to wake up early at 6 o'clock and then pack my bags and then I used to leave my home by 7 o'clock as I had to catch my train, I had to catch my school bus at 7:50 sharp। ऐसे बोलते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मैं 6 बजे उठ जाया करती थी और 6:15 तक मैं अपने बैग, उसके बाद उठ के अपने बैग पैक किया करती थी और 7 बजे तक मैं अपना घर छोड़ दिया करती थी, क्योंकि मुझे 7:15 पे बस पकड़नी होती थी। बार बार क्या क्या हो रहा है? किया करती थी, जाया करती थी, आया करती थी, काम हुआ करता था। मतलब ये सारे ऐसे एक्शंस जो पास्ट में कोई एक हैबिट को डिनोट कर रहे हो, एक लंबे समय तक आपका रूटीन बना हुआ हो, बट अब नहीं है। अगर अभी भी हो तो हम प्रेजेंट में ही यूज करेंगे। ठीक है, मैं तब भी 6 बजे उठती थी, अब भी 6 बजे ही उठती हूँ, तो आई वेक अप अर्ली एट 6 AM बोलेंगे, यूज टू नहीं बोलेंगे। लेकिन तब क्योंकि सुबह सुबह स्कूल जाना होता था 7 बजे से 6 बजे उठती थी, अब सुबह स्कूल नहीं जाना होता, 10 बजे आना होता है, तो अब हम लोग 8 बजे उठते हैं। तो ऐसे की कंडीशन में फिर हम लोग आई वेक अप नाउ एट 8 AM, आई यूज्ड टू वेक अप एट 6 AM। समझ पा रहे हैं? पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए पास्ट टेंस में यूज होता है और प्रेजेंट में यूज टू, ये बार बार मैं बोलते रहती हूँ ना, जब आप किसी चीज से यूज टू हो जाओगे, जब आप, है ना, मैं आप लोगों को उस दिन जिस दिन मैं आप लोगों को वो वोकैबुलरी सेशन ले रहे थे, उस दिन मैं बोली थी वर्ड्स को आप अपने डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चालू करो। जब आप वर्ड से यूज टू हो जाओगे तो वर्ड्स आपके लिए इजी लगने लगेंगे। तो यूज टू हो जाने का मतलब होता है किसी चीज के आदी हो जाना।
आदी हो जाना, तो किसी चीज के आदी हो जाने का मतलब समझ में आता है? आदी हो जाने का मतलब समझ में, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यही चीज हम लोग पहली बार इस क्लास में बैठे होते, ठीक है, तो हमें इसकी आदत नहीं होती, ये जो आवाज आ रही है ये एसी का आवाज चल रहा है, ठीक है, तो पहली बार लगता कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, या बाहर में अगर कुछ खटर खटर चल रहा होता, ठीक है, तो पहली बार हमको लगता है डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन पता है अब ये तो होना ही है, कुछ नहीं कर सकते, तो धीरे 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 यूज्ड टू हो जाते हैं। हाँ ठीक है, वो बचता रहेगा, हमको ध्यान इधर देना, हम पढ़ते रहेंगे। तो यूज्ड टू हो जाना प्रेजेंट में कब यूज करते हैं? किसी चीज के आदी हो जाने के लिए। यू बिकम, मतलब क्या बोलना चाहिए, अकस्टम्ड टू समथिंग, यू बिकम हैबिचुअल टू समथिंग, ठीक है। और पास्ट की हैबिट को बताने के लिए भी फिर हम यूज टू को पास्ट में यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? दोनों कंडीशन में यूज होता है, पास्ट एंड प्रेजेंट। समझ में आया? लास्ट वन, ऑट टू, ये कहाँ यूज होता है? कभी नहीं सुने ये वाला वर्ड? सुने हैं? जैसे हम बोलते हैं ना, वी ऑट टू रेस्पेक्ट द नेशनल सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री, वी ऑट टू ओबे आवर पेरेंट्स। ठीक है, देखो समझो, कोई काम आपको करना चाहिए, इसका मतलब समझते हो आप, है ना? कोई भी काम आपको करना चाहिए, ठीक है, जैसे मैंने बोला आपको अपने माता पिता की बातें माननी चाहिए, आपको अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए, तो इसका मतलब समझते हो आप, करना चाहिए, ठीक है, राष्ट्रगान चल रहा हो तो आपको खड़े होना चाहिए, ये आप लोगों को कोई काम करना चाहिए, ये इसका मतलब आपको अच्छे से पता है, ठीक है। किसी काम को करना आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज है, इसका मतलब समझते हो? कोई काम आपको करना चाहिए, आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, एक नॉर्मल सी ड्यूटी है, करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, लेकिन अपने माता पिता की सेवा करना आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है। तो ये कोई चीज करनी चाहिए और किसी चीज को करना आपका कर्तव्य है, इन दोनों में अंतर समझ पाते हैं? बस यही है। ऑट टू कर्तव्य और फर्ज के लिए यूज होता है, कर्तव्यों और फर्ज, ड्यूटीज ये भी हैं, शुड भी, चाहिए, वो भी ड्यूटी को बताता है, ऑट टू भी ड्यूटी को बताता है, लेकिन कोई चीज आपको करनी चाहिए का सेंस अलग हो जाता है ना, और किसी चीज को करना आपका कर्तव्य है बोल देंगे तब उसका मतलब सेंस अलग हो जाता है। तो ये जो दूसरा सेंस हो गया ना, सेंस एंड कर्तव्य और फर्ज वाला, ये ऑट टू है। समझ में आया? तो हम कर्तव्यों के लिए इनका यूज करते हैं, ऑट टू का यूज करते हैं। समझ में आया है? सारे हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, प्राइमरी एंड मॉडल, ठीक है, तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हो गया, मॉडल ऑक्सिलरीज हो, इनके बाहर और दूसरा कुछ भी नहीं है। जहां कहीं भी आपको यूज करना होगा इन्हीं को यूज करना होगा। एक एक को हमने विद डिटेल देख लिया है अभी, ठीक है, अब तो इसमें गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है, अब कहाँ किसको कहाँ यूज करना है ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? बढ़ सकते हैं आगे? ठीक है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। नेक्स्ट है वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, तो वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? 5 फॉर्म्स होते हैं। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। पहला है प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकेंड है पास्ट, थर्ड का नाम है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, बेस फॉर्म 3 ही है। चौथा प्रेजेंट पार्टिसिपल नाम है, इसी को ही हम कंटिन्यूअस फॉर्म भी कहते हैं। V4 ये V1 के साथ ING जोड़ के बनाया जाता है, V1 के साथ ING जोड़ के बनाया जाता है। फिर ये जो होता है V5 ये प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म होता है, जिसको हम V1 के साथ S या ES जोड़ करके बनाते हैं, ठीक है। और इसके बारे में मैंने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बताते वक्त बताया था आपको कि जब भी सब्जेक्ट आपका कैसा हो, सिंगुलर हो, तो उस कंडीशन में हम ऐसा वाला वर्ब लगाते हैं। सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो तो हम ऐसा वाला वर्ब लगाते हैं, V5 का यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आया है? कुछ कॉमन वर्ब, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग मुझे बताओ, जैसे रन हो गया, रन, रन के सारे फॉर्म्स बताओ। नहीं 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 नहीं, रन, रन के तीनों फॉर्म्स रन नहीं होते हैं। हाँ, रन रन रन, ये होता है रन
रैन, और इसमें भी रन, रन, रैन, रन, रनिंग रनिंग और रन्स। अच्छा, अब ये वर्ब और उसके सारे फॉर्म्स जितने ज्यादा आपको याद होंगे उतना आपके लिए इजी है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको लिखना है मिनिमम 30, मैक्सिमम जितना आप चाहो वर्ड्स और उनके पांचों फॉर्म, ऐसे कॉलम बना लेना V1, V2, V3, V4, 5, ठीक है, और पूरे 30 वर्ड्स लिखना है आपको। ठीक है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो आप अपनी किताबें यूज कर सकते हो, आप चाहो तो गूगल यूज कर सकते हो, बट कंडीशंस अप्लाइड। ठीक है, खुद को बेवकूफ मत बनाना, खुद के लिए कर रहे हो ये। ठीक है, मेरे को खाली बस दिखा दोगे कि मैडम लिख लिए हैं, तो उससे आपका फायदा नहीं होने वाला है। तो वो सारे वर्ड जिनका आपको ऑलरेडी पता है बिल्कुल मत लिखना। जो आपको पता हो तो आपको पता ही है ना, जो आपको नहीं पता है उसको एक बार देखो और उसको याद करो और उनको नोट डाउन करो। ठीक है, और दूसरा, जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ो, देखो अभी तक हम लोगों ने दो हैबिट सीखी है। एक तो जब भी हमें कोई सेंटेंस दिखता है हम तुरंत सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानना चालू कर देते हैं, और उससे हमको वर्ब जब पता चल जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पहचानना चालू कर देते हैं। ये दो काम हम लोगों ने सीखा है। तीसरा काम और ऐड ऑन करो, जब भी कोई सेंटेंस मिले वहां जो भी वर्ब मिले उसके पांचों फॉर्म तुरंत इमेजिन करो। ठीक है, तो इससे आपका टेंस वॉइस एकदम इजीली बनेगा, फिर आपके इंग्लिश में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, आई कैन गारंटी ऑन दैट। ठीक है, जैसे ये रन हो गया, अब मेरे को बताओ ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स। चलो तो कुछ वर्ड लिखो, तो कुछ वर्ड लिखो और उनके फॉर्म्स बताओ मेरे को। हाँ, फिर दिखाऊंगी फिर। ठीक है, कुछ वर्ड्स लिखो। राइट, WRITE, राइट। ठीक है, सिंग, SING, सिंग। फ्लाई, FLY, फ्लाई। लर्न, LEARN, लर्न। TELL, टेल। BUY, buy. Find, FIND, find. Cut, CUT, cut. ठीक है, नो, NOW, KNOW, नो, KNOW, नो। चलो इतना ही करो, पांचों फॉर्म्स। हो गया? क्या हुआ? हाँ, नहीं बन रहा है। हाँ, याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है फिर। ठीक है, चलो बताओ पहला क्या है? राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। ठीक है, जिसका स्पेलिंग भी नहीं समझ आए पूछ लेना। ओके, सिंग, sang, 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 सॉन्ग नहीं होता, संग। सॉन्ग नाउन हो जाएगा, गाना को बोलते हैं। सिंग, sang, sung, 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 singing and sings। फिर fly, flew, flew, FLEW,
fly, flew, flown, 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 flying and flies. फिर learn, LEARN, learn. फिर क्या हो जाएगा स्पेलिंग नेक्स्ट? learnt, 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 learning and learns. LEARNT होता है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होगा. फिर tell, told, told, telling and tells. Bide नहीं होता, buy, bought. हाँ, bought, buy, bought, bought, buying and buys. फिर find, found, found, finding, finds. हाँ, cut का cut, 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 cutting, cuts. फिर no, new, known. हाँ, no, new, KNEW, new, KNOWN, known, knowing, knows. वैसे ही draw, draw, drew, drawn, drawing, draws. draw, 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 drew, 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 drawn, DRAWN, drawn. फिर drawing and draws. हो गया सारा? ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ और वर्ब्स लिखे हुए हैं. रीड, रेड, रेड. अच्छा, इसका स्पेलिंग सेम रहता है लेकिन बोलते हैं उसको रेड है. रीड, रेड, रेड, रीडिंग एंड रीड्स. ऐसे ही आपको कॉलम्स बनाने हैं सबके, ठीक है. इनके अलावा, इनके अलावा, उनके अलावा और जो आपको पता है उनके अलावा, उन्हीं का ही. इनको नहीं बनाना है. जो आपको अभी हमने क्लास में किया उसको भी नहीं बनाना है. जो आपको ऑलरेडी पता है उसका भी नहीं बनाना है. उसके अलावा देखो, गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग एंड गेट्स. गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोस. सी, सॉ, सीन, सीइंग एंड सीज. राइट, रोट, रिटन हो गया. कम, केम, कम, कमिंग एंड कम्स. बाय का भी हो गया, डू का भी हो गया. टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग एंड टीचर्स. सिंग, sang हो गया ये वाला. मेक, मेक, मेड, मेड, मेकिंग एंड मेक्स. ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स. गिव, गेव, गिवन, गिविंग, गिव्स. ड्रिंक का भी हो गया. फॉल, फेल, फॉलन, फॉलिंग एंड फॉल्स. टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, टेक्स. ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग एंड ब्रिंग्स. अब देखो, ये ब्रॉट और बॉट स्पेलिंग एक जैसी है, कंफ्यूज नहीं होना है ना. ये बॉट का मतलब खरीदने वाला और ये ब्रॉट का मतलब लेके आना, ठीक है. हम कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना संभल के. सेंड, सेंट, सेंट, सेंडिंग एंड सेंस. मीट, मेट, मेट, मीटिंग एंड मीट्स. ठीक है, तो इस तरीके से अब आप आदत डालोगे कि जो भी वर्ड आपको सेंटेंस में दिख रहा है, कहीं पे भी वर्ब है तो वर्ब के सारे फॉर्म्स याद कर लो. ठीक है, अगर कोई एडजेक्टिव है, मतलब आपको याद रिवीजन करने का तरीका मैं बता रही हूँ. आप रिवीजन करने के लिए पूरा बुक खोल के वापस से रिवाइज करने जाओगे तो इतना टाइम आपको मिलता भी नहीं है और ना ही इतना इंटरेस्ट आता है. तो इसीलिए डेली यूज में आप रिवीजन करने का तरीका ही बता रही हूँ मैं. जब भी कभी जैसे आपको वर्ब दिखे, वर्ब के सारे फॉर्म्स इमेजिन कर लो तुरंत, जैसे हम लोगों ने अभी किया. 1 सेकंड लगेगा आपको सारे फॉर्म्स इमेजिन करने में, ठीक है. और अगर आपको कहीं लगे कि यार मैं फंस रही हूँ या मुझे नहीं याद आ रहा है इसका क्या है, देख लो तुरंत, उसी वक्त देखो, क्योंकि जब कीड़ा काटे तुरंत उसको शांत करोगे तब फिर वो याद रहेगा. बाद में देखूंगी सोचोगे तो बाद में यही नहीं याद आएगा कि देखना क्या था. ठीक है, तो तुरंत उसको करो. अच्छा, अगर कोई एडजेक्टिव दिखे तो एडजेक्टिव के कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री याद कर लो तुरंत. जैसे दिखा इजी, इजी, इजियर, इजीएस्ट. जैसे दिखा चीप, चीप, चीपर, चीपेस्ट. तो इस तरीके से आप उसको तुरंत वो याद कर लो. ठीक है, वर्ब और एडजेक्टिव में डिफरेंसेस समझ में आएगा तब आपको तीनों के तीनों चीजें अच्छे से याद आ जाएगी. क्योंकि यहाँ पे हर जगह में देखो ईडी ज्यादातर यूज हो रहा है. EREST कहीं पर भी यूज नहीं हो रहा है. EREST एडजेक्टिव्स के साथ यूज होता है. ठीक है, तो जब आप इमेजिन करना चालू करोगे फॉर्म्स को ना, तो समझ आएगा अरे यार नहीं, इसमें तो EREST लगता है, ये वर्ब नहीं, तो एडजेक्टिव है. अरे यार इसमें तो ED लगता है, EDEN फॉर्म लगता है, तो EDEN फॉर्म लगना है, मतलब इसका ING फॉर्म भी बनता है. ईजिंग नहीं बनता है, चीपिंग नहीं बनता है.
चीप, चीपर, चीपेस्ट होता है, ठीक है। तो ये लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो डू का डूइंग बनेगा। तो जब आईएनजी फॉर्म बन पा रहा है मतलब ये वर्ब है, नहीं बन पा रहा है मतलब ये नहीं है, कुछ और हो सकता है। समझ में आ रहा है? एलवाई फॉर्म बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, एलवाई फॉर्म बन रहा है, एडवर्ब है। टीआईओएन बन पा रहा है, नाउन है। तो इस तरीके से आप वर्ड्स की दुनिया में ही खो के आप देख सकते हो और अच्छे से पहचान पाओगे। फिर समझ में आया? हो जाएगा ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने देख लिया वर्ब के बेसिक टाइप्स एंड वर्ब के सारे फॉर्म्स, ठीक है। फॉर्म्स ही बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आप बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स की, ठीक है। वर्ब की एक और कैटेगरी है। जैसे हम लोगों ने वर्ब को सबसे पहले कैसे क्वालिफाई किया था, ठीक है। वर्ब को हम लोगों ने सबसे पहले जब को क्लासिफाई किए तब हम लोग आए थे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के। इसके भी ऊपर एक और क्लासिफिकेशन होती है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट की, और ये ऐसे आता है, ठीक है। ये वाला चीज समझ में आया? फाइनाइट वर्ब, तो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो सारे फाइनाइट वर्ब है। अब हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट्स, समझ में आया? ठीक है, आगे आएंगे पता चलेगा ये नॉन फाइनाइट्स क्यों है, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या क्या हो जाते हैं? 3 होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जेरंड, पार्टिसिपल एंड इंफिनिटिव। 3 है ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स। कौन कौन से? जेरंड, पार्टिसिपल एंड इंफिनिटिव, ये तीनों नॉन फाइनाइट वर्ब हैं, ठीक है। बाकी फाइनाइट वर्ब में मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज, ये सारे के सारे फाइनाइट वर्ब का पार्ट है। नॉन फाइनाइट में ये तीनों है, जेरंड, पार्टिसिपल, इंफिनिटिव। क्या होते हैं? सुने हो कभी ये तीनों? कोई सुने ही नहीं है? अच्छा, ओके। और पार्टिसिपल या इंफिनिटिव क्या क्या सुने हो? बताओ क्या सुने हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, ये एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचान पाएंगे? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये वाला हो गया। अब मैं आप एक और लिख रही हूं, जैसे मैंने लिखा टीचिंग इज माय प्रोफेशन। अब यहां सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब कहाँ है? वर्ब क्या है? टीचिंग वर्ब। टीचिंग व्हाट? हु टीचिंग? हु इज टीचिंग? कुछ भी नहीं है इसमें, सब्जेक्ट भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, वर्ब है। देखो समझो, ऊपर वाले में आपको काम होता हुआ दिख रहा है, आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर दिख रहा है, ठीक है। आप मैंने बोला कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया एक और, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ पे देखो वर्ब कौन सा है? स्विमिंग। वर्ब क्या होता है? वो वर्ड जो किसी एक्शन को बता रहा है। क्या यहाँ पे स्विम होता हुआ दिखाई दे रहा है? कोई स्विम करता हुआ दिखाई दे रहा है? इस वाले सेंटेंस में कोई टीच करता हुआ दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? आई टीच करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि काम होता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्या यहाँ पे टीचिंग इज माय प्रोफेशन में क्या टीच करते हुए दिख रहे हैं? तो काम होता हुआ नहीं दिख रहा है। हम क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं? नहीं, काम का नाम ले रहे हैं। हम काम का नाम ले रहे हैं। टीच करना एक काम है, टीचिंग इज अ वर्ब, बट हम यहाँ पे टीचिंग वर्क परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे उस काम का नाम ले रहे हैं कि ये वाला जो काम है ये मेरा प्रोफेशन है।
समझ में आ रहा है? यहाँ पे स्विम करने का काम नहीं कर रहे हैं, काम का नाम ले रहे हैं कि काम का नाम, स्विम करना, काम का जो नाम लिया हमने, ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। काम का नाम लिया हमने, वर्ब है लेकिन हम वर्ब की तरह नहीं यूज कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं। नाम लेने का काम किसका? नामकरण संस्कार कौन है? नाउन है। नामकरण करने का काम नाउन। तो देखो ये वर्ब है लेकिन वर्ब नहीं है, क्या है ये? नाउन है। वर्ब होकर के भी वर्ब नहीं, किसका काम कर रहा है? यही है जेरेंड। वर्ब का आईएनजी फॉर्म यदि किसी सेंटेंस में नाउन का काम करने लगे तो वो कहलाता है जेरेंड। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एक्ट्स एज अ नाउन। जैसे यहाँ देखो, जेरेंड इज अ वर्ड दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ब बट फंक्शंस एज अ नाउन। ठीक है, ये डिराइव हुआ है वर्ब से ही लेकिन ये नाउन है, यानी कि आईएनजी। यहाँ पे देखो, रीडिंग बिकेम माय फेवरेट हॉबी। अब यहाँ पे देखो, रीडिंग नाउन है, ये सब्जेक्ट है अपना, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है रीडिंग। वर्ब है बिकेम व्हाट? माय फेवरेट हॉबी। आई बात समझ? सेम यहाँ, स्विमिंग हेल्प्स मी अनवाइंड। स्विमिंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म एक्टिंग एज अ नाउन। वर्ब हेल्प्स व्हाट? हेल्प्स whom? व्हाट का आंसर नहीं है, हेल्प्स whom? व्हाट एंड whom दोनों का आंसर अपन ऑब्जेक्ट में ले रहे थे। राइटिंग इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। सब्जेक्ट वर्ब का काम नहीं हो रहा है, राइटिंग वर्ब इज व्हाट? इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। स्मोकिंग सब्जेक्ट, स्मोकिंग impacts. What impacts? Smoking impacts. Impacts what? Impacts your lungs. ये verb, ये object. Apologizing seems like the right response. Apologizing subject. Apology करना, किसी को सॉरी बोलना, माफी मांगना, ठीक है। Seems verb. Seems what? या seems like पूरा हो गया। Seems like what? Seems like the right response. Indirect object. राइट, ठीक है, समझ आ पा रहा है? समझ में आ पा रहा है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जेरेंड क्या है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म एक्टिंग एज ए नाउन इन अ सेंटेंस। तो काम हो रहा है या काम का नाम लिया जा रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। हाँ बोलो। स्टार्टिंग में ही यूज करते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है, पीछे भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया स्मोकिंग इंजीनियर, मोस्ट या लीस्ट, कहीं पर भी हम लोगों ने ऐसे सेंटेंसेस यहाँ यूज किया इसीलिए। जैसे मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये स्टार्टिंग में यूज किया। सो यू शुड इमीडिएटली क्विट स्मोकिंग। सो यू शुड, अगर हम लोग इसको नहीं भी बोलते हैं ना, आई वॉन्ट टू क्विट स्मोकिंग, अगर मैं ऐसा बोलूं तो उस कंडीशन में स्मोकिंग लास्ट में आया ना, ठीक है। तो पहले आया बाद में, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। इसीलिए हम लोगों ने ये नहीं बोला कि सेंटेंस में पहले ही आएगा, ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट ही हो, इसलिए हम उसको नहीं याद करेंगे जो कहीं पर भी चेंज हो सकता है। हम रूल्स वो याद करें जो कभी चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? वो तो कंडीशंस है, किस कंडीशन में कैसे यूज कर रहे हो, बस ये कभी चेंज नहीं हो रहा है कि अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करे तो वो जेरेंड कहलाएगा। दिस रूल इज नॉट गोइंग टू चेंज, सो यूज दिस या रिमेंबर दिस एज अ रूल। नाउन, अब क्योंकि जैसे अब नाउन भी सेंटेंस में यूज करते हैं, जरूर थोड़ी है सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करें, बीच में भी कहीं घुसा सकते हैं, लास्ट में भी कहीं घुसा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ही हैज टू मेनी बैड हैबिट्स, okay, what are the bad habits? His bad habits include smoking, drinking, ठीक है। तो ये सारा चीज अपन लोग गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, जुआरी भी है, ठीक है सब कुछ है, तो बैड हैबिट्स है उसके सारे। तो हम लोगों ने क्या किया, सेंटेंस के बीच में यूज किया है इसको। तो आप शुरू में, बीच में, अंत में कहीं पर भी यूज कर सकते हो, बस वो नाउन की तरह यूज होना चाहिए। दैट इज इट। क्लियर है? जेरेंड क्या हुआ? वर्ब का आईएनजी फॉर्म एक्टिंग एज ए नाउन।
वर्ब का आईएनजी फॉर्म एक्टिंग एज ए नाउन। ये हो गया अपना जेरंड। अब देखो पार्टिसिपल की बात की है अपन, तो अभी हम लोगों ने वर्ब के फॉर्म में पार्टिसिपल फॉर्म पढ़ा है। कौन कौन सा पार्टिसिपल फॉर्म? थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म, यानी कि ईडी और ईएन फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वो या तो ईडी फॉर्म होता है या ईएन फॉर्म होता है, या फोर्थ फॉर्म जो होगा वो आईएनजी फॉर्म होगा। ठीक है, अब देखो यहां लिखती हूं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा लीफ, किस पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है? लीफ क्या है? पत्ता क्या है? डॉल क्या है? क्या है ये? टीचर। नाउन, सारे नाउन है। लीफ भी नाउन है, डॉल भी नाउन है, टीचर भी नाउन है। अगर मैंने कह दिया फायर, क्या है? नाउन है। ठीक है, मैंने कह दिया फार्मर, क्या है? नाउन है। ठीक है, चलो अब इतने ही एग्जांपल्स देते हैं। अब मैं इनके साथ में कुछ और वर्ब लगा रही हूँ। ये नाउन है, मैं इनके साथ वर्ब लगा रही हूँ। मैंने लगा दिया लीफ मतलब फॉलन लीफ। मैंने लगा दिया वर्ब डांसिंग। मैंने लगा दिया टीचर, मैंने कह दिया एजुकेटेड। मैंने कह दिया फायर एक्सटिंग्विश्ड। फार्मर मैंने कह दिया फ्रस्ट्रेटेड। वर्ब लगा दिए सबके साथ में। देखो ये वर्ब का ईडी फॉर्म है, ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, ये वर्ब का ईएन फॉर्म है। तो वर्ब के थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म हम लोगों ने यूज किया। अब जोड़ो दोनों को। मैंने कह दिया लीफ, कैसा लीफ? फॉलन लीफ। फॉलन लीफ का मतलब गिरा हुआ। ठीक है, जैसे पेड़ से टूट के गिरा हुआ पत्ता है तो हम लोग बोलेंगे उसको फॉलन लीफ, गिरा हुआ पत्ता। ठीक है, डॉल, कैसी डॉल? डांसिंग डॉल, ऐसी डॉल जो डांस करती हो। ठीक है, डांस करने वाली डॉल। टीचर, कैसा टीचर? एजुकेटेड टीचर। कैसा टीचर? एजुकेटेड टीचर। फायर, कैसा फायर? एक्सटिंग्विश्ड फायर। एक्सटिंग्विश का मतलब बुझा हुआ। फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, फायर बुझाने वाला। तो ऐसी आग जो बुझ चुकी है। ठीक है, तो बुझी हुई आग ऐसा बोलेंगे अपन, एक्सटिंग्विश्ड फायर। ठीक है, तो आग कैसी है? बुझी हुई। फार्मर, कैसा फार्मर? फ्रस्ट्रेटेड, दुखी, परेशान। ठीक है, दुखी है या परेशान है। तो आप देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को जब जोड़ रहे हैं, हम इन नाउन के लिए क्या पूछ रहे थे अभी तक? किसका आंसर दे रहे हो? कैसा है? मैंने पूछा लीफ, कैसा लीफ? फॉलन लीफ। मैंने पूछा डॉल, कैसी डॉल? आपने बोला डांसिंग डॉल। टीचर, कैसा टीचर? एजुकेटेड टीचर। फायर, कैसा? तो कैसा क्वेश्चन कर रहे हैं ना अपन सब जगह। नाउन के रेस्पेक्ट में कैसा या कैसे क्वेश्चन का आंसर करने वाला वर्ड कौन होता है, कौन देता है, किसका काम है ये? कैसे या कैसा का आंसर कौन देता है? किससे पूछते हैं अपन ये कैसा? मैं कैसी दिख रही हूँ ऐसे पूछते हैं ना नाउन के रेस्पेक्ट में। कैसा है, नाउन के कैसा को आंसर क्या बोलते हो? अरे थोड़ा सोचो ना, कोई भी नाउन कैसा है? मैं कैसी दिख रही हूँ? अच्छे लग रही हूँ। तो ये अच्छी लग रही हूँ, ये क्या बताया आप? वेरी गुड। क्या बताया आप? एडजेक्टिव बताए। कैसे, नाउन के रेस्पेक्ट में कैसे क्वेश्चन का आंसर कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। लेकिन ये तो वर्ब है ना, वर्ब है, लेकिन काम किसका कर रहा है? पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। जब सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करेगा तो कहलाएगा पार्टिसिपल। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जब सेंटेंस में नाउन का काम करेगा क्या कहलाएगा? जेरेंड। और फिर पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब जब सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करेगा कहलाएगा पार्टिसिपल। ये है पार्टिसिपल। समझ में आ रहा है क्या है पार्टिसिपल? वर्ब का
थर्ड या फोर्थ फॉर्म जब किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करे या इनका यूज किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए किया जाए, होता है ना? ठीक, तो उस तरीके से हम लोग, जैसे मैंने बोला चेयर, चेयर कैसी? ब्रोकन चेयर, टूटी हुई चेयर होगी तो बोलेंगे ब्रोकन चेयर, टूटी हुई, तो वो उसकी क्वालिटी कैसा है? ब्रोकन की मतलब ये हुआ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईएन फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है? तो वो भी वहां पे कैसा काम किया? पार्टिसिपल। ठीक है, देखो यहाँ पे a participle is the form of verb that's used as an adjective। ठीक है, एग्जांपल्स आप देख सकते हो, देखो एंडी क्लीन्ड अप द ब्रोकन ग्लास। ठीक है, ग्लास कैसा है? नाउन है, कैसा ग्लास? ब्रोकन ग्लास, एडजेक्टिव। आई फॉरगॉट माय रनिंग शूज, शूज नाउन, कैसे शूज? रनिंग शूज। ठीक है, डिड यू बाय वॉशिंग सोप, वॉशिंग सोप, सोप नाउन, कैसा सोप? वॉशिंग सोप। Did you add baking soda to your cake batter? Soda now, कैसा वाला सोडा? Baking soda। Otherwise baking is a verb है, otherwise baking is a verb। I think the washing machine has a problem। There is a machine। How is the machine? Machine is washing, washing machine। तो ये adjective। Now, Ramya used the ceiling tape, tape now, कैसा tape? वर्ब का आईएनजी ईडी फॉर्म, जब ईएन ईडी आईएनजी फॉर्म जब कभी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करने लगे तो पार्टिसिपल। तो अब देखो, जब पार्ट ऑफ स्पीच पहचानोगे तो ये ध्यान रखना है आपको, पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानते वक्त ये ध्यान रखना है आपको कि ना। हाँ, तो अगेन फिर से वही स्टेटमेंट जो पहले भी बोली थी, नाम पे नहीं काम पे जाना है। ठीक है, नाउन के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने बोला था सूरत पे नहीं सीरत पे जाना है, यहाँ पे वर्ड के रेस्पेक्ट में नाम पे नहीं काम पे जाना है। ठीक है, ये पंच लाइन्स याद रखो, आपको याद आएगा। ठीक है, समझ में आया है? लास्ट वन इन्फिनिटिव, लास्ट इन्फिनिटिव देखते हैं। इन्फिनिटिव क्या है? इन्फिनिटिव बहुत इजी है, वो बेचारा बहुत परेशान नहीं करता है। टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनिटिव इज नथिंग बट टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और जैसे यहाँ पे देखो, टू रीच आफ्टर सनसेट फेल्ट मीनिंगलेस। ठीक है, टू रीच आफ्टर, अच्छा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बताना जरा। टू रीच आफ्टर सनसेट फेल्ट मीनिंगलेस, वर्ब क्या है? फेल्ट। ठीक है, ये है वर्ब, काम फील होने का हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू रीच मतलब पहुंचना। क्या पहुंचने का काम हो रहा है? नहीं, सनसेट के बाद पहुंचना एक एक्शन का नाम ले रहे हैं हम, कि सनसेट के बाद पहुंचने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखो, ऑल वी वांटेड वाज टू रेस्ट, वर्ब क्या है? काम क्या हो रहा है? वांटेड। वांटेड व्हाट? टू रेस्ट, टू रेस्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। We are expecting someone to help us, वर्ब, वर्ब हेल्प है, हम हेल्प कर रहे हैं, काम क्या हो रहा है? वी सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या काम कर रहे हैं? हम हेल्प कर रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम हेल्प कर रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सेंटेंस पढ़ो, वी आर एक्सपेक्टिंग समवन टू हेल्प अस। हम क्या कर रहे हैं? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई हमारी मदद कर दे। हम मदद नहीं कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम उम्मीद लगा के बैठे हैं, इसीलिए धोखा होता है। समझ आया? वी एक्सपेक्ट कि इंग्लिश शुड हेल्प अस, ठीक है, बट हम सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं, है ना? तो एक्सपेक्टिंग इज अ वर्ब, ये है वर्ब, ये है वर्ब, ये है वर्ब, ये टू हेल्प। एक्सपेक्टिंग व्हाट? एक्सपेक्टिंग टू हेल्प। I haven't bought all the ingredients to bake the cake. Work, bought, खरीदना, मैंने नहीं खरीदा, I have not bought, मैंने वो सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं खरीदे, तो मैंने काम क्या किया? क्या नहीं किया मतलब खरीदने वाला काम।
क्या के लिए? टू बेक। आई वुड लाइक टू ईट सम चॉकलेट्स, क्या काम हो रहा है? ईट का काम नहीं हो रहा है, लाइक का काम हो रहा है। मैं पसंद, मैं चाहती हूँ, क्या चाह रही हूँ? टू ईट, क्या ईट करना? सम चॉकलेट्स। समझ आ रहा है? काम क्या हो रहा है उसको पहचानना है। सेंटेंस में काम जो हो रहा है, ठीक है, तो काम वहां पे खाने का नहीं हो रहा है, पसंद करने का हो रहा है। खा नहीं रहे हैं वहां पे, हम बोल रहे हैं कि आई वुड लाइक टू ईट सम चॉकलेट। अभी आप बोलोगे, मैं ला के दे नहीं रही हूँ आपको कि आई एम ईटिंग चॉकलेट्स बोलोगे ठीक है, आप बोलोगे ना आई वॉन्ट टू ईट सम चॉकलेट्स, तो ठीक है भाई, वांट करते रहो, मिलेगा तब तो खाओगे कौन देगा ला के अभी समझ आ रहा है? तो सेंटेंस में वर्ब को पहचानना है, तो ये देखो कि काम क्या हो रहा है, वो नहीं जो दिख रहा है वर्ब जैसा। वर्ब दिखने पे नहीं जाना है, सूरत पे किसी की जाना ही नहीं ठीक है, अच्छी सूरत वाले ज्यादा धोखेबाज होते हैं कि नहीं? ठीक है ना? तो ये चीज समझ में आ रही है? टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये है इन्फिनेटिव। आई बात समझ में? ठीक है, ये वर्ब का नहीं करेगा। अब देखो, अब तीनों को देख लो। जेरेंड, जेरेंड क्या था? वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम कर रहा है। पार्टिसिपल क्या था? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो वर्ब का पार्टिसिपल फॉर्म है, 3 और 4 फॉर्म है ना। और ये क्या है? टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसका काम कर रहा है? समझ में आ रहा है क्यों इनको बिरादरी से बाहर किया गया? नॉन फाइनाइट्स बोला गया। फाइनाइट का मतलब होता है निश्चित, तो फाइनाइट वर्ब जो निश्चित रूप से वर्ब का ही काम करे वो वर्ब है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव किसी भी तरीके से हुआ, लेकिन किसी न किसी एक्शन को तो बता रहा है, ठीक है। लेकिन ये तीनों वर्ब होकर के भी वर्ब का काम नहीं कर रहे हैं। एक जने चला गया है नाम बताने, एक जने चला गया क्वालिटी बताने, और ये पहुंच गया सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो इसीलिए इनको हम कह देते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जेरेंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव। क्लियर हो रहा है? तो अब देखो, अब जब जो नाउन की तरह यूज हो रहा है उस पे वो सारे रूल्स यूज होंगे जो नाउन के होते हैं। अगर कोई एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है तो उस पे वो रूल्स लगेंगे जो एडजेक्टिव के साथ होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब के साथ, फिर उसमें वर्ब वाले एडजेक्टिव वर्ब वाले रूल्स अप्लाई करना नहीं है अपने को। अब उसने उसका ही रास्ता अपना लिया है तो ठीक है, तुम उन्हीं के नक्शे कदम पे चलो भाई। नाउन बन गया तो नाउन की जैसे चलो। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रही हूँ? मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जब हम आर्टिकल्स की बात करते हैं, ए एंड द आर्टिकल्स की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? किसके साथ यूज करते हैं आर्टिकल्स? नाउन के साथ यूज करते हैं। वर्ब के साथ कोई आर्टिकल यूज करते हैं? नहीं। लेकिन जब वही वर्ब जेरेंड बनेगा तो बन गया ना नाउन, तो उस कंडीशन में उसके साथ आर्टिकल यूज हो सकता है। होगा ही जरूरी नहीं कह रहे हैं अपन, हो सकता है। फिर उस कंडीशन में जिद पे नहीं पड़ जाना कि ये तो वर्ब है, मैं लगाऊंगी नहीं इसके सामने, इसको नहीं करना है। तो भाई जब वो वर्ब नाउन की तरह काम कर रहा है तो उसके कुछ फैसिलिटी नाउन वाले भी दे दो उसको। समझ आ रहा है? ये सारे चीजें काम आएंगी जब आप एरर डिटेक्शन वगैरह करेंगे। ये सारे रूल्स आपको याद रखने होंगे कि एरर में कहीं ऐसा तो नहीं वहां पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है और हम उसमें जबरदस्ती आर्टिकल्स का दोष लगा दे रहे हैं, क्यों लेकर के आगे आर्टिकल अपने साथ में नहीं लेके आना चाहिए था। तो बेचारा इसीलिए लेके आया क्योंकि वो नाउन का काम कर रहा है, तो नाउन की फैसिलिटी उपयोग कर रहा है, तो वो अपने साथ आर्टिकल लेके आएगा। तो पहले चेक करना क्या उसका यूज फिजिबल है या नहीं, क्या वो सच में क्या बोलना चाहिए जेरेंड है या एक्चुअली में वर्ब आईएनजी फॉर्म में बैठा हुआ है। वर्ब आईएनजी फॉर्म में भी यूज होता है, तो वो है या जेरेंड है, पहचानना है आपको। तो ये सब चीज उसमें यूज होगा। समझ में आया? वर्ब क्लियर हुआ? वर्ब में सबसे ज्यादा जरूरी था जो हेल्पिंग वर्ब के कहाँ यूजेज हो गए और वर्ब के जो फॉर्म्स हो गए, इन दोनों को बहुत अच्छे से दोबारा से घर जाके रिवाइज करना। कल हम लोग टेंस पढ़ेंगे, इसी का यूज होगा, फिर कंफ्यूज हो जाओगे तो खुद ही परेशान होगे। तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब को भी अगर अच्छे से पढ़ लोगे और वर्ब के फॉर्म्स को भी अच्छे से पढ़ लोगे तो टेंसेस समझने में दिक्कत नहीं आएगी, बड़े आराम से टेंस समझ में आएगा। बहुत शॉर्ट में ही समझा दूंगी, सिखा दूंगी मैं, होगा अच्छे से सॉल्व, लेकिन तब जब आप पढ़ के आओ, ठीक है। तो वो वर्ब के सारे फॉर्म्स करने हैं आपको, जो क्लास में कराए उसके अलावा, जो स्लाइड में दिया है उसके अलावा, जो आपको पता है उसके अलावा 30 मिनिमम, और उससे जितना ज्यादा आप मेहनत कर सको आपके ऊपर है।
ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे ना। आज जितना पढ़े उसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है? वही नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ने के बाद होता है। तो क्लास में पढ़ते तो थोड़ी है अपन, है ना, जब पढ़ेंगे तब आएगा। तुरंत अप्लाई करो तो इजी होगा। ठीक है, आज मैं उसके आंसर्स और वर्क का बोलो। असिस्टेंट है बोलने के लिए भी। चलिए बताइए क्या है क्वेश्चन। देयर वेयर, पूरा पढ़ो ना। हाँ, ठीक है। अच्छा, इसमें ऑप्शंस क्या है? हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, कुछ भी यूज कर सकते हो। हालांकि क्योंकि यहाँ पे नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है, हार्डली और स्केर्स का मतलब होता है कम। स्कैंटी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, स्कैंटी रेनफॉल। स्कैंटी वर्ड सुने हो आप लोग? न्यूज वगैरह में सुनोगे तो न्यूज में स्कैंटी रेनफॉल, क्योंकि रेनफॉल को हम मेजर करते हैं। हम पढ़ते हैं ना कि 8 mm बारिश हुई। जब आप न्यूज देखोगे ना तो न्यूज में ये चीजें लिखी होती है, न्यूज़पेपर पढ़ना कभी, उसमें ऐसा लिखा होता है 8 mm की बारिश हुई, वहां पे 40 mm की बारिश हुई। तो वो कैसे काउंट होता है? जैसे बारिश हुई, रोड पे जितना जमा हुआ वो कितने लेंथ तक जमा हुआ है, कितनी ऊंचाई तक, इसको काउंट करते हैं। फिर पता चलता है अच्छा भारी बारिश हुई कि कम बारिश हुई। तो 8 mm बारिश, 16 mm की बारिश हुई, ऐसे टाइप से होता है। तो हम लोग बोलेंगे, जैसे हम लोग बोलेंगे दैट प्लेस हैड अ स्कैंटी रेनफॉल, तो स्कैंटी का मतलब होता है कम। अब ये मेजरमेंट करने के बाद कम और ज्यादा जब अपन बताते हैं तब हम इसको स्कैंटी या मोर की बात करते हैं। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे क्योंकि मेजरमेंट की बात है, नंबर्स की बात है, तो यहाँ पे स्केर्सली का यूज ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, देयर वेर स्केर्सली 20 पीपल देयर। ठीक है, देयर वेर हार्डली 20 पीपल देयर भी गलत नहीं है, बेयरली 20 पीपल देयर भी गलत नहीं है। लेकिन अगर तीनों में से एक चूज करके बताओ बोलोगे तो आई वुड चूज स्केर्सली, क्योंकि स्केर्स या मोर, ठीक है, स्केर्स का ऑपोजिट होगा मोर। स्केर्स का मतलब होता है कम, तो स्केर्सली कम के लिए, तो जब हम काउंट करके कम या ज्यादा बोलते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं। तीनों में से एक के लिए है स्केर्सली, अदरवाइज तीनों ही सही है। बेयरली, बेयरली लिया तो बोली ना, सही है, सही है। कैसे पता चलेगा कि क्या लेंगे? नहीं, ऑप्शंस आपको ऐसे नहीं फंसाएगा, तीनों में से एक ऑप्शन नहीं फंसाएगा, क्योंकि उसको भी पता है कि तीनों को एक दूसरे के साथ यूज किया जा सकता है। जब आपको सिनोनिम्स देता है तो सिनोनिम एंटोनिम में एक ही वर्ड रखता है ना जो उसका सिमिलर इन मीनिंग हो, बाकी सब नहीं रखता। तो सिनोनिम्स जैसे हैं तो वो एग्जाम में नहीं फंसाएगा ऐसे। ठीक है, बाकी आप कुछ भी यूज कर सकते हो तीनों का। बाकी ऐसे कंडीशन में समझ में आ रहा है ना, जब हम मेजर करके बोल रहे हैं तब हम इस नाउन स्कैंटी से बना है स्केर्सली। स्केयर्स एक्चुअली इसका स्केयर्स है एडजेक्टिव, स्केयर्स एडजेक्टिव से बना है स्केर्सली। तो स्केयर्स एडजेक्टिव लेस इन नंबर के लिए यूज होता है, तो लेस इन नंबर है तो इससे नंबर वाली बात आ रही है, इसलिए हम लोग स्केर्सली को प्रेफर करेंगे। और पूछिए, हो गया बस? ठीक है, आप भी कुछ क्वेश्चन पूछने वाली थी क्या? कुछ आप बोल रही थी? अच्छा हाँ बता। कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, हाँ, तो इसमें कैसे प्लूरल में कैसे चेंज करेंगे? द कैटल आर ग्रेजिंग, कैटल आर ग्रेजिंग होगा। कैटल का कैटल्स करना चाह रहे हो? नहीं, कैटल अपने आप में एक प्लूरल फॉर्म है। हाँ, कैटल अपने आप में एक प्लूरल फॉर्म है। दिखता सिंगुलर होता प्लूरल वाला पढ़ाई थी। सिंगुलर में चेंज करेंगे? नहीं, सिंगुलर है तो उसको प्लूरल में चेंज करेंगे। क्यों चेंज करना है? वही ना। हाँ, कैटल देखो देखो, सबसे पहली बात, एक सिंगल गाय होती है, एक सिंगल भैंस होती है, लेकिन गाय भैंस ग्रुप होता है तो उसको कैटल बोलते हैं। मवेशी बोलते हैं तो मवेशी में गाय या भैंस थोड़ी होती है। कैटल मतलब मवेशी जैसे बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली। तो वहां सब्जेक्ट को नहीं चेंज करेंगे, वर्ब को चेंज करेंगे। कैटल आर ग्रेजिंग होगा। ठीक है,
आया समझ में? चलो ठीक है फिर।